तो फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा आप देखने वाले हैं और अब हम आज अभी शुरुआत करने वाले हैं गुजरात से। गुजरात के मन में क्या है, जनता इस वक्त क्या सोच रही है, सर्वे का क्या इशारा है, जानने के लिए सीधे मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी शीरीन वहां पर मौजूद हैं। तो फाइनल ओपिनियन पोल और आज तीसरे दिन हम हाजिर हैं बाकी बची हुई सीटों, बची हुई राज्यों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की, ये बताने की कि सर्वे में उनका क्या आकलन है। और अब बात गुजरात की करेंगे और मेरे पीछे देखिए, आप देख रहे हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मौजूद सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और देखिए यहीं से आंकड़ा भी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी को 63% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 34% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है और 3% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। 26 सीटें हैं ये और 26 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा वोट प्रतिशत के साथ जिस तरह से यहां पर इंडिया गठबंधन को 34% और सबसे ज्यादा 63% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। तो ये तो वोट शेयर की बात हो गई, वोट प्रतिशत की बात हो गई। अब जरा इन्हें सीटों में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दें कि इस ओपिनियन पोल में क्या निकलकर सामने आया है सीटों के लिहाज से। देखिए, और 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में गुजरात से जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन को कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है। सर्वे ये कहता है कि ना ही किसी अन्य के खाते में कुछ जाएगा। 26 सीटें और क्लीन स्वीप बीजेपी गुजरात में कर सकती है। तो ये फाइनल ओपिनियन पोल का बेहद दिलचस्प आंकड़ा गुजरात का, 26 की 26 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही है। अखिलेश, बिल्कुल, और इसमें हालांकि बहुत ज्यादा हैरानी की कोई बात है नहीं। जिस तरीके से पिछले दिनों में, पिछले कई सालों में नतीजे वहां पर आते रहे हैं, कुछ उसी लाइन पर फिर से तस्वीर नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी की एक तरफा लहर, पहले भी ऐसा देखने को मिला और यह पोल भी इसी तरफ इशारा करता है। बीजेपी सभी 26 सीटें जीत सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है उसका संकेत साफ यही है। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। बातचीत करने के लिए शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ निशांत रावल भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले निशांत जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा है गुजरात में, आप लोगों के लिहाज से सवाल है ये। अखिलेश जी, बहुत कुछ बदल गया है गुजरात में पिछले 10 सालों में। आप देखिए, इस बार मैं लिख के लेना चाहता हूं कि इस बार 26 में से 26 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाली। गारंटीड इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीटों पे जीतने वाली है। इसका मैं आपको लॉजिक बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा कि साबरकांठा की जो लोकसभा की सीट है, वहां पे वडोदरा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे भारत देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने उम्मीदवारों का नाम 2-2 बार चेंज किया। आप देखिए कि बीजेपी के एक उम्मीदवार रूपाला जी, जो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने हाल में ही 10-15 दिन पहले क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की मां बेटियों के लिए जो स्टेटमेंट दिया था स्टेज पे से, मैं दोहराना नहीं चाहता। पूरे गुजरात में आज क्षत्रियों का आंदोलन चल रहा है। अभी कल ही आपने देखा 2-2.5 लाख से ज्यादा निशांत जी एकत्रित हुए थे। निशांत जी, ठीक है, मैं आप जो बातें कह रहे हैं आपके मुताबिक चलिए उन बातों को मैं मान भी लूं। आक्रोश है, तमाम तरह की चीजें हैं, इसके बावजूद सीटों के मामले में कम से कम आपको कोई फायदा ये सर्वे तो नहीं दे रहा है। मेरे साथ यहाँ शिवम त्यागी भी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और शिवम तो देखिए बाकायदा आज ऐसी टी शर्ट पहन के आ गए जिसपे इन्होंने लिख लिया आपकी बार 400 पार। क्या माजरा है भाई ये? मैंने नहीं लिखा, मुझे लगता है कि ये तो देश की जनता ने लिख लिया है, भारत के 140 करोड़ लोगों ने लिख लिया और कहीं ना कहीं आप भी जानते ही होंगे। अभी मैं टी शर्ट आपको दे नहीं सकता क्योंकि आप ऐसे फिटमेंट में हैं, वरना वोट तो आपको भी मोदी जी को ही देनी है। लेकिन खैर, मैं इससे आगे आता हूँ। विषय बहुत छोड़ दीजिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप मुझे ट्रोल करवा देंगे। नहीं, आप भी इस देश के वोटर तो हैं ही ना। बिल्कुल वोटर हूं, लेकिन मैं गुप्त मतदान करूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो फीलिंग है मैं समझता हूं। मैं आपके पास बैठा हूं ना, अब की बार 400 पार की टी शर्ट आपने पहन ली। मैं कहता हूं शर्तिया, ये तो जनता की आकांक्षा है, ये देश जानता है, ये देश मानता है। जिस तरीके से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में काम किया है, अब जनता का भी उसको लौटाने का समय है। तो जनता अब की बार 400 पार सीटें देकर ही इसको लौटाएगी। खैर, गुजरात पर आते हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि इस बार देखिए 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये सपना बहुत ही दिनों से गुजरात के लोग और खास तौर पर उनकी कांग्रेस यूनिट जो है वो देख रही है, लेकिन वो अभी तो कहीं आसपास जो है पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, और अब हम 2024 में आ गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जब से दिल्ली आए और इनफैक्ट जब से गुजरात भी हैं, जिस तरीके से गुजरात का रुझान देखने को मिला है, मैं मानता हूं
कि राष्ट्र निर्माण में गुजरात का जो योगदान है वो अग्रणी रहा है। और एक विशेष टिप्पणी मुझे याद आती है 2009 में जब आडवाणी जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि अगर वो यहां पर ना भी आए और पूरे देश में चुनाव प्रचार करें तो भी प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 में से 26। अच्छा विनोद जी, मुझे ये बताइए, चीजें अगर बदलती नहीं नजर आ रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां से होना और देश का प्रधानमंत्री होना, वहां के लोकप्रिय नेता होना? देखिए, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजराती अस्मिता के कार्ड को उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छी तरह से खेला है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति एक कनेक्ट है और उनका अपना एक राज्य, अमित शाह जी भी वहीं से हैं, वो तो एक है ही। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबकी बड़ी प्रयोगशाला है गुजरात, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछले कितने साल से 28-30 साल से शासन में है लगातार। कांग्रेस का लगातार क्षरण होता गया वहाँ, और कांग्रेस जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात में लोकसभा चुनाव में 2009 में किया था, जब शायद उसके 9 या 8 सांसद जीत के आए थे, और विधानसभा में 2017 में किया उसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, जब भारतीय जनता पार्टी को 99 पे ला दिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने पूरी तरह से गुजरात को उपेक्षित कर दिया। ना ढंग का वहाँ प्रदेश अध्यक्ष, ना प्रभारी, ना लीडर अपोजिशन, और अपने नेताओं को कांग्रेस संभाल भी नहीं पाई। एक एक करके गुजरात के ज़्यादातर कांग्रेस के नेता, वो नर हरमीन से लेकर के अभी अर्जुन मोढवाडिया तक भाजपा में चले गए, जाते गए। शंकर सिंह वघेला जो गुजरात में कांग्रेस को बहुत कुछ कर सकते थे, उनके हमेशा हाथ पैर बांध के रखे गए, उनको हमेशा अंकुश में रखा गया। तो गुजरात को लेकर के कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति कांग्रेस नेतृत्व की नहीं रही, ये एक बड़ा कारण है। और 2022 का जो चुनाव था, वो जिस तरह कांग्रेस ने लड़ा, एक तरह से बिल्कुल गिव अप कर दिया था, उसका नतीजा ये हुआ जो कांग्रेस को 38% वोट हमेशा मिलता था, 37-38% वोट, सीटें कितनी भी आए, वो 27% पे आ गया। अभय जी, पिछली बार भी राजस्थान क्लीन स्वीप, इस बार भी, और गुजरात में भी वही ट्रेंड बिल्कुल नजर आ रहा है। आपका क्या आकलन है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का करिश्मा या फिर कांग्रेस का कमजोर होना? अगर आप भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि उसमें 3 प्रांत ऐसे हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो उसके बहुत ही बड़े जबरदस्त गढ़ रहे हैं। वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी रही हैं। अब मैं इसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ने लगा हूँ उस उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैचमेंट एरिया, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसके अंदर भी जो एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्र है, ये वो करते हैं। अब जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वहाँ पर पुरुषोत्तम रूपारेल के खिलाफ क्षत्रियों का उभार है, या कुछ दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ माइक्रो लेवल पर, कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ नाराजगियाँ हैं, तो ये देखिए, ये हर चुनाव में होती हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर की नाराजगियां होती हैं, ये लोकसभा चुनाव में उस समय तकरीबन निष्प्रभावी हो जाती हैं, जबकि दोनों पक्षों के बीच में अंतर काफी हो। अब आप देख रहे हैं ना गुजरात में कितना 19% का अंतर ये सर्वेक्षण दिखा रहा है। बिल्कुल, सर्वेक्षण में कितनी भी कमी होगी, मान लीजिए इसमें, और आप इसको मैं अपनी तरफ से मान लीजिए 5% कम कर दूं, तब भी वो 14% का अंतर रहता है। चलिए उसको 9% कम कर दूं, तब भी वो 10% का अंतर रहता है। तो उसमें जो स्थानीय स्तर की नाराजगियां वगैरह होती हैं, वो सब निपट जाती हैं इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल। दिबांग, ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, अगर ये सर्वे का जो इशारा है उसके मुताबिक, क्या मैं ये मान लूं कि वाकई में क्लीन स्वीप की हैट्रिक इस बार फिर से गुजरात में लगने जा रही है? बीजेपी की बात कर। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वे से के आंकड़ों से तो कभी नहीं लड़ना चाहिए, और खासतौर पर जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं हम जानते हैं, तो बिल्कुल ये क्लीन स्वीप दिखा रहा है। और ये जो पुरुषोत्तम रूपाला की बात जो कांग्रेसी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ काफ़ी वहाँ पर क्षत्रिय नाराज़ हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने कही, वो नहीं कहनी चाहिए थी। 2 बार उन्होंने वहाँ माफ़ी भी मांग ली। क्षत्रिय कह रहे हैं कि हमें बीजेपी का विरोध नहीं है, हम चाह रहे हैं कि ये इसको आप इनको विड्रॉ कर लीजिए, हम बीजेपी को फिर भी वोट देंगे ही देंगे। तो ये एक वहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये रिजॉल्व होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आगे बिल्डअप करना है। अब इसको बिल्डअप करने के लिए वहाँ स्थानीय नेता होने चाहिए, कद्दावर नेता होने चाहिए, अच्छी तरह से बोलने वाले नेता होने चाहिए। और वो कमी है इस समय कांग्रेस में कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुद्दों को लपक के उसको एकदम बड़े पैमाने पर फैला दे। ये जो हो रहे हैं आंदोलन वगैरह, ये अपने ही स्तर पर हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, मतलब अपने वोट में स्टीम फायदा पर नहीं दिला पाएगा ये आंदोलन कांग्रेस को। वो कांग्रेस वाला कोई ऐसा नेता नहीं है। और ये कमी वहाँ पर हम लोग गुजरात ही नहीं, राज्य दर राज्य अखिलेश, हम ये कमी देखते हैं कांग्रेस में कि उनके पास इस स्तर के नेता न राष्ट्रीय स्तर पर हैं, न स्थानीय स्तर पर हैं, और उसका खामियाजा वो भुगतते हैं। तेलंगाना एक राज्य है, उसकी आज बात होगी तो मैं बताऊँ किस तरीके से वहाँ पर रेवंत रेड्डी ने अभी किस तरह से रंग दिखाना शुरू कर दिया है, और किस तरह से चीजों को फैलाने वाली बात होती है वो करके मैं आऊंगा दिबांग, उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल अभी तक का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं इस सर्वे में भी,
कमोबेश स्थितियां वैसी नजर आ रही हैं जैसे पहले नतीजे आए हैं। अलग अलग राज्यों की भी मैं बात कर रहा हूं, ना सिर्फ गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं।